गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों। आई एम मंजू कंबोज GCG रानिया। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं फर्स्ट यूनिट में से हमारा सेकंड क्वेश्चन बनता है भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण या विशेषताएं। पिछले लेक्चर में हमने करा था कि संघात्मक सरकार किसे कहते हैं या संघात्मक सरकार की क्या विशेषताएं हैं, जिसमें मैंने बताया था कि जब शक्तियां केंद्र और राज्यों में बटी होती हैं उसे संघात्मक सरकार कहते हैं। केंद्र अपने काम करता है और राज्य अपने काम करता है, कोई भी किसी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता। दिस इज संघात्मक शक्ति। आज हम बात करेंगे एकात्मक की। एकात्मक क्या होता है, एक या यूनिटरी फीचर्स क्या होती है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें मैं आपको बताऊंगी जब सारी की सारी शक्ति केंद्र के हाथों में आ जाती हैं तो उसे हम कहते हैं एकात्मक शक्ति, एकात्मक सरकार। जिसमें के.एम. मुंशी की अगर हम बात करें तो के.एम. मुंशी ने कहा है कि भारत एक संघात्मक राज्य नहीं अपितु एक संघ भी है और केंद्रीय सरकार जो होती है वो संपूर्ण शक्तियों वाली संघात्मक सरकार नहीं है। अतः संघात्मक ढांचा होते हुए भी इसका जो झुकाव है वो एकात्मकता की तरफ है। अतः हम भारतीय संविधान में एकात्मक सरकार की विशेषताएं का वर्णन करेंगे, जिसमें मैं फर्स्ट पॉइंट पर चलूँगी, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में। संघात्मक सरकार में हमने बात करी थी संघ सूची की, राज्य सूची की, समवर्ती सूची की और कुछ अवशिष्ट शक्तियों की मैंने बात बताई थी आप लोगों को, जिसमें मैंने आपको बताया था कि संघ सूची में जो विषय होते हैं वो 100 होते हैं, 100 विषय होते हैं। मूल्यतः 97 विषय हैं जिन पर काम करने का अधिकार किसको प्राप्त होता है, केंद्र सरकार को होता है। इसी प्रकार अगर हम राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में जो विषय होते हैं उन पर काम करने का अधिकार किसको होता है, राज्य विधानमंडल को। और राज्य सूची में 61 विषय हैं और मूल्यतः 66 विषय। समवर्ती सूची की अगर हम बात करें तो समवर्ती सूची में 52 विषय हैं और मूल्यतः 47 विषय हैं। इन पर काम करने का अधिकार केंद्र को भी होता है और राज्यों को भी होता है। अगर केंद्र प्लस राज्यों में अगर कोई विवाद हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए किसी विषय को लेकर, तो केंद्र को महत्व दिया जाता है, राज्यों को महत्व नहीं दिया जाता। इसी प्रकार अवशिष्ट शक्तियाँ या अवशेष शक्तियाँ जो ना संघ सूची में विषय आते हैं, ना राज्य सूची में विषय आते हैं, ना समवर्ती सूची में आते हैं, उन सभी बचे हुए विषयों को अवशिष्ट शक्तियों में डाल दिया जाता है और इन विषयों पर भी काम करने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो ज़्यादा शक्ति है वो केंद्र के पास है, केंद्र की तरफ शक्तियों का झुकाव है। अतः शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में। दिस इज एकात्मक विशेषता कि सारी शक्ति, ज़्यादा शक्ति जो है वो केंद्र को दे दी गई है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये एकात्मक शक्ति है, एकात्मक शक्ति की विशेषता है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ, जिसमें हमने पिछले सेमेस्टर में मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में, जिसमें मैंने आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 की बात करी थी। 352 में मैंने बताया था कि जब राष्ट्रपति को लगता है कि देश में या पूरे देश के अंदर या एक भाग के अंदर जो है आंतरिक गड़बड़ी हो गई है, तो उस समय जो है राष्ट्रपति क्या करता है, आर्टिकल 352 के द्वारा आपातकाल की घोषणा कर देता है। आपातकाल की घोषणा जो होती है वो 1 महीने तक लागू रहती है।
इसके बाद मंत्रिमंडल लिखित रिपोर्ट दे देता है जब राष्ट्रपति को, तो इस अवधि को आगे जो है बढ़ाया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 352 के द्वारा युद्ध, बाहरी आक्रमण या शस्त्र विद्रोह के समय जब राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर देता है, संकट काल की घोषणा कर देता है, तो उस समय सारी की सारी शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के हाथों में चली जाती है, अर्थात पूरे का पूरा जो संघात्मक ढांचा होता है वो एकात्मक में बदल जाता है। इसी प्रकार आर्टिकल 356, जब राज्य का शासन संविधान के अनुसार ना चल रहा हो, उस समय राज्यपाल लिखित रिपोर्ट भेजता है राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति उस राज्य के अंदर आपातकाल की घोषणा कर देता है। उस समय भी उस राज्य का सारा जो ढांचा होता है वो राष्ट्रपति के हाथों में चला जाता है और वास्तविक कार्यपालिका का रूप राज्यपाल ले लेता है। तो उस समय भी सारी शक्ति जो होती है एकात्मक बन जाती है, अर्थात संघात्मक ढांचा एकात्मक में बदल जाता है। इसी प्रकार आर्टिकल 360 की बात करें तो आर्टिकल 360 में जब देश पर वित्तीय संकट आ जाता है, अर्थात देश की वित्तीय साख खतरे में हो, तो ऐसी घोषणा के समय राष्ट्रपति को सभी सरकारी कर्मचारी, चाहे वो संघीय सरकार के अधीन कार्य करते हैं चाहे राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं, उनके वेतन में कमी करने का अधिकार होता है। वह ऐसी स्थिति में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो धन का बंटवारा करना होता है उसमें भी परिवर्तन कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह राज्य सरकारों को यह भी आदेश दे सकता है कि वह अपनी सभी धन संबंधी बिलों को पारित करने के पश्चात राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए क्या रख ले, सुरक्षित रख ले। अतः हम कह सकते हैं कि जब वित्त संकट आता है तो उस समय भी सारी शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में चली जाती है और सारा संघात्मक ढांचा एकात्मक में बदल जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज तक अभी तक जो है वित्तीय संकट नहीं आया है। सेकंड जो थर्ड हमारा पॉइंट है, साधारण स्थितियों में भी संसद को राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार। हमने बात करी थी संकट काल जब होता है, आपातकाल होता है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। तो संकट काल के समय संघात्मक ढांचा जो होता है वो एकात्मक में बदल जाता है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जब सिंपल साधारण स्थिति होती है, संकट काल नहीं होता, शांतिकालीन समय होता है, उस समय भी राज्य सूची में दिए गए कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिल जाता है, केंद्र को मिल जाता है। जैसे संविधान के अनुच्छेद 249 की अगर मैं बात करूं, 249 की बात करूं, यदि राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पास कर दे कि राज्य सूची में जो दिया गया विषय है उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, संघ सरकार को है, केंद्र सरकार को है, तो उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिल जाता है, केंद्र सरकार को मिल जाता है आर्टिकल 249 के द्वारा। अर्थात राज्यसभा अपने उपस्थित प्लस मतदान देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके केंद्र के पास भेज देती है, तभी होता है ऐसा। इसी प्रकार आर्टिकल 250 की बात करें, यदि संसद अपने किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते, संधि आदि में निहित उत्तरदायित्व को पूरा करना चाहती है तो उस समय जो है राज्य सूची के किसी विषय पर केंद्र सरकार स्वयं कानून बनाना आवश्यक समझती है, तो ऐसा करने का भी उसे अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 250 के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति संधि समझौते को लेकर खुद स्वयं भी केंद्र सरकार जो है विषय पर कानून बना सकती है। अगर अनुच्छेद 252 की बात करूँ, 252 की बात करूँ, यदि 2 या 2 से अधिक राज्य सूची के अंकित विषय पर संघीय संसद को ऐसा करने के लिए प्रार्थना करें। 249 में मैंने बताया था कि वो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार के पास भेजेंगे, लेकिन 252 में हमने ये करना है कि 2 या 2 से जो अधिक राज्य हैं वो संसद सरकार से प्रार्थना करेंगे कि राज्य सूची से संबंधित जो विषय है उस पर आप कानून बनाए, तो उस समय केंद्र सरकार क्या करती है, उस पर कानून बनाती है। अतः हम कह सकते हैं कि साधारण स्थिति में भी
आर्टिकल 249, आर्टिकल 250 एंड आर्टिकल 252 के द्वारा जो है कानून बनाने का अधिकार केंद्र को मिल जाता है। इस प्रकार से संघात्मक ढांचा किस में बदल जाता है, एकात्मक में बदल जाता है। उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है, राज्यों के गवर्नरों की राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति। गवर्नर मीन्स कि राज्यपाल। राज्यों के जो संवैधानिक जो मुखिया होता है अथवा गवर्नरों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मैंने आपको बता भी रखा है, वह उतने समय तक ही अपने पद पर बने रहते हैं जितने समय तक उनको राष्ट्रपति का क्या रहता है, विश्वास प्राप्त रहता है। राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार जब भी चाहे किसी भी गवर्नर को, राज्यपाल को उनके पद से हटा सकता है। अतः संविधान का अनुच्छेद 156 की अगर मैं बात करूं तो उसमें लिखा भी गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर कायम रह सकता है। इसके विपरीत अमेरिका जैसे संघात्मक देशों की मैं बात करूं तो वहाँ पर राज्यों के जो गवर्नर होते हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं और एक निश्चित कार्यकाल तक अपने पद पर बने रहते हैं। अतः यहाँ हम कह सकते हैं कि भारत में राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है उनकी पद मुक्ति पर केंद्र का ही अधिकार होता है। अतः राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की स्थिति की घोषणा करने पर वह राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति को राज्यों के प्रशासन पर नियंत्रण रखने का अवसर भी मिल जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्र की स्थिति क्या हो जाती है, अधिक प्रबल हो जाती है, अधिक मजबूत हो जाती है। हमारा एक टॉपिक आएगा राज्य स्वायत्तता क्या होती है। तो ये टॉपिक जो है राज्यों के गवर्नरों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अगर हम बात करें तो राज्य समय समय पर स्वायत्तता की मांग करते हैं कि हमारे पास ये शक्ति होनी चाहिए कि जो गवर्नर होते हैं वो राज्य के अंदर ही होते हैं, तो उनको केंद्र क्यों नियुक्त करता है, उनको राज्य विधानमंडल नियुक्त क्यों नहीं करते। ये हम आगे डिस्कस करेंगे इस पर डिटेल में। उसके बाद हमारा पॉइंट है राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना। संविधान के अनुसार संघीय संसद को कानून को पास करके राज्यों की वर्तमान सीमाओं में परिवर्तन करने का भी अधिकार दिया गया है। अतः संविधान के अनुच्छेद 3 के अधीन संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य की स्थापना कर सकती है या एक राज्यों को 2 राज्यों में जो है बांट सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे बम्बई राज्य का गुजरात तथा महाराष्ट्र में विभाजन और पंजाब राज्य का पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल में विभाजन तथा 84 संवैधानिक संशोधन द्वारा मध्य प्रदेश का विभाजन कर छत्तीसगढ़, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का विभाजन कर उत्तराखंड और बिहार का विभाजन करके झारखंड राज्य का निर्माण इसी के ही उदाहरण हैं। अतः हम कह सकते हैं कि संसद को राज्यों का नाम बदलने का भी क्या है, अधिकार प्राप्त है। अतः संसद इस संबंध में कोई भी कानून पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति उस पर लेनी पड़ती है। ऐसी स्वीकृति देने से पहले राष्ट्रपति के लिए संबंधित राज्य के विधानमंडल से उनके बारे में सलाह करना भी क्या होता है, आवश्यक होता है, परंतु वह उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। जबकि अमेरिका एक संघीय राज्य है, वहाँ किसी भी राज्य के विधानमंडल की स्वीकृति के बिना उसके क्षेत्र में वहाँ की संघीय विधान पालिका या कांग्रेस कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। हमारे भारतीय संविधान में ये व्यवस्था बड़ी ही विचित्र है कि संसार के अन्य संघीय संविधानों में ये नहीं मिलती। केंद्र की ऐसी असीमित शक्ति ही संविधान को एकात्मकता का उदाहरण है। अतः ये शक्ति क्या बन जाती है, एकात्मक बन जाती है। जैसे के.सी. मुखर्जी की अगर मैं बात करूं, उन्होंने कहा था कि यदि एकात्मक सरकार की यह परिभाषा नहीं तो मैं नहीं जानता कि वो फिर क्या है। अतः हम कह सकते हैं कि केंद्र को ज़्यादा शक्ति है, संघ को ज़्यादा शक्ति है। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है, राज्यों को अपने संविधान बनाने का अधिकार नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका की मैं बात करूं, स्विट्ज़रलैंड की बात करूं, पूर्व सोवियत संघ की बात करूं, यहाँ पर संघीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। वहाँ पर संघ की इकाइयों को
अपने अलग अलग संविधान बनाने और उनमें परिवर्तन करने का अधिकार है। सोवियत संघ का संविधान इकाइयों को संघ से अलग होने का भी अधिकार प्रदान करता था, परंतु भारतीय संविधान राज्यों को इस प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं देता। वे सभी एक ही संविधान अर्थात एक ही संघीय संविधान के अधीन है, उसी को मानने के लिए बाध्य हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हमारे राज्यों का अपना अलग से संविधान नहीं है। हमारा पूरा देश भारत देश जो है एक ही संविधान के अंदर है, जैसे संस्था, समुदाय, सरकार, कानून, केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं, सभी जो है एक संविधान के नीचे हैं। संविधान सबसे ऊपर है, बाकी जो है संविधान के नीचे है। अतः हमें पूरे देश का जो शासन चलाना होता है वो संविधान के अनुसार ही चलाना होता है। अतः हम कह सकते हैं कि राज्यों का अपना अलग से कोई भी संविधान नहीं है। अगला पॉइंट है हमारा राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व। अगर मैं बात करूं, कहते कि जिन देशों में संघ शासन प्रणाली होती है वहाँ पर संघीय विधानमंडल क्या होता है, द्विसदनीय होता है। जो निचला सदन होता है वो समस्त जो है देश की जनता का प्रतिनिधित्व करता है, और जो दूसरा सदन होता है वो संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की मैं बात करूँ, स्विट्ज़रलैंड की बात करूँ, जब संघीय संविधानों के अनुसार वहाँ जो है विधानमंडल के द्वितीय सदन में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। अर्थात प्रत्येक अमेरिकन राज्य को, चाहे उसकी जनसंख्या, उसका क्षेत्रफल कितना ही हो, सीनेट में 2 सदस्य भेजने का अधिकार है। इसी प्रकार सिविस की बात करूँ, राज्य परिषद में प्रत्येक पूर्ण कैंटन को 2 तथा प्रत्येक अर्ध कैंटन को 1 सदस्य भेजने का अधिकार है, परंतु हमारे भारतीय संविधान के अनुसार ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। राज्यसभा में विभिन्न राज्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर ही प्रतिनिधित्व दिया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक जनसंख्या के कारण राज्यसभा में 31 सदस्य भेजने का अधिकार है, बिहार को 16, मध्य प्रदेश को 11, उत्तराखंड को 3, छत्तीसगढ़ को 5, झारखंड को 6, हरियाणा को 5 और पंजाब को 7 सदस्य भेजने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अन्य संघीय देशों में द्वितीय सदन में केवल संघ की इकाइयों को ही प्रतिनिधित्व दिया जाता है। वहाँ भारतीय संसद के दूसरे सदन अर्थात राज्यसभा में राष्ट्रपति को 12 ऐसे सदस्य भी मनोनीत करने का अधिकार होता है जो राज्यों के प्रतिनिधि नहीं होते। अतः ऐसी व्यवस्था संघात्मक राज्य के सिद्धांतों की क्या है, प्रतिकूल है। अतः हम कह सकते हैं कि राज्यसभा में राज्यों का क्या होता है, असमान प्रतिनिधित्व। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट आता है इकहरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। संघीय शासन प्रणाली की बात करें तो वहाँ पर दोहरी शासन प्रणाली है। अमेरिका की बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता है, लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा केवल एक ही नागरिकता अर्थात भारत की नागरिकता ही दी गई है, जो एकात्मक सरकार का लक्षण है। भारतीय संघ में केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्र, यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो भारतीय संघ में 2 प्रकार की इकाइयाँ होती हैं, एक तो राज्य होता है और दूसरा केंद्र और प्रशासित क्षेत्र होते हैं। राज्यों को तो राज्य सूची में दिए गए विषयों के संबंध में पूर्ण अधिकार होता है, लेकिन केंद्र द्वारा प्रशासित प्रदेशों के संबंध में केंद्र को ही प्रभावशाली शक्तियाँ दी गई हैं। इन क्षेत्रों के संबंध में कानून पास करने की शक्ति भी किसके पास होती है, संसद के पास होती है। और इन क्षेत्रों का जो प्रशासन होता है वो भी जो चलाया जाता है वो किसके द्वारा चलाया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है। अतः मैं अगर बात करूं तो वस्तुतः MP शर्मा ने भी ये कहा है कि इन प्रदेशों का केंद्र के साथ वही संबंध है जो एकात्मक राज्य के उपखंडों का उनकी केंद्रीय सरकार के साथ होता है। अतः संघ सरकार या केंद्र सरकार को प्रशासित क्षेत्र जो होते हैं उनमें भी कानून बनाने की
कानून बनाने की उनको जो है शक्ति दी गई है, जब कानून बनाने का उनको अधिकार दिया गया है। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है आर्थिक दृष्टि से राज्यों का केंद्र पर निर्भर रहना। अगर हम आर्थिक रूप की बात करें तो समय समय पर राज्यों को अपने आर्थिक साधन जो होते हैं वो पर्याप्त नहीं होते, इसलिए उन्हें वित्तीय सहायता के लिए, अपने विकास के कार्यों के लिए किन पर डिपेंड रहना पड़ता है? केंद्र पर। केंद्र के द्वारा राज्यों को विभिन्न प्रकार के अनुदान भी दिए जाते हैं और उनकी आर्थिक सहायता के कारण केंद्र राज्यों पर छाया रहता है। अतः वित्तीय क्षेत्र में आत्मनिर्भर न होने के कारण राज्यों को अपनी सत्ता क्या लगती है? सीमित लगती है। इस प्रकार वित्तीय क्षेत्र में राज्यों की केंद्र पर निर्भरता भारतीय संविधान को एकात्मकता की तरफ ले जाती है, अर्थात राज्य जो होते हैं वो अपनी आर्थिक दृष्टि से केंद्र पर निर्भर हो जाते हैं। अतः वहाँ पर अगर हम बात करें तो राज्यों को समय समय पर केंद्र से सहायता लेनी पड़ती है अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए, अपने क्षेत्रों में विकास के लिए। अतः इस कारण से भी हम कह सकते हैं कि ज़्यादा शक्ति किसके पास है? केंद्र के पास। शक्ति का झुकाव किसकी तरफ हो जाएगा? एकात्मकता की तरफ हो जाएगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। बाकी टॉपिक जो रह गया है वो हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।